राम राम। प्रयागराज महाकुंभ में फिर आ गया। गंगा किनारा बार बार बुला लेता है। कल पूरी योगी कैबिनेट यहीं थी प्रयागराज में और उन्होंने ये प्रयास किया कि शहर में किसी को किसी तरह की मुश्किल ना हो। हालांकि इतना बड़ा मेला है तो ट्रैफिक जाम ये सारी चीज़ें तो लगी ही रहती हैं। और वो प्रयागराज मेला प्राधिकरण की जगह त्रिवेणी संकुल चले गए, अरेल वहाँ से आए, स्नान किया, स्टीमर से ही आए, बोट से आए, स्नान किया। और उसके बाद जो सबसे जो महत्वपूर्ण रहा कि उन्होंने कैबिनेट में बड़े बड़े निर्णय लिए। अब जाहिर है जब कैबिनेट यहाँ हो रही है तो उसका निर्णय लेना ही था। और उन निर्णयों के जरिए थोड़ा सा समझिए, जब लोग कहते हैं कि क्या मंदिर से रोजगार मिलता है, क्या कुंभ से रोजगार मिलता है, किसी का पेट भर जाएगा क्या, तो पहली बात यह कि अन्न क्षेत्र में कोई भूखा नहीं है। यहाँ कारोबार भी करोड़ों का है, 2 लाख से 4 लाख करोड़ के बीच का अनुमान लग रहा है। अलग अलग जो इंडस्ट्री चैम्बर्स हैं वो लगा रहे हैं, कितना अंत में जाएगा वो पता नहीं। 2019 में 1.25 लाख करोड़, लगभग 60 से 70 हजार लोगों को यहाँ रोजगार मिला है डायरेक्ट, इसमें कोई वैसे नहीं। और बाकी अगर इनडायरेक्ट कहेंगे तब वो संख्या लाखों में जाती है, क्योंकि अपने शहर में बैठ के कोई जो कुंभ के लिए पैकेज बना रहा है, कुंभ के लिए टूर ट्रेवल से बस बुक कर रहा है, ट्रेन बुक कर रहा है, हवाई जहाज बुक कर रहा है, होटल बुक कर रहा है, टेंट सिटी बुक कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, वो सब है। और पीछे देखिए ये लोग फोटो खींचेंगे, सब देखिए फोटो खिंचा रहे हैं, तो वो सब भी धंधा ही, मतलब ढेर सारे काम है। अब ये तो हो गया, लेकिन कैबिनेट ने क्या निर्णय लिए। गंगा एक्सप्रेसवे आपने सुना होगा, मेरठ से आएगा प्रयागराज तक रहेगा। अब गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से जो प्रयागराज तक आना है वो काशी तक जाएगा, यानी उसको जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा एक विंध्य एक्सप्रेसवे भी बनेगा। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको कई बार कहा जाता है कि आखिर कब होगा, तो कब बनती है सड़क वगैरह, जब उद्योग लगना हो। भाई वहाँ फैक्ट्री लगनी है तो सबसे पहले जल्दी से लाइन बिछा दो, उनको सब्सिडी भी देनी पड़ती है, उनको जमीन भी सस्ते में देनी पड़ती है, फिर वो मशीन लगाते हैं, फिर कुछ लोगों को कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, और तब प्रोडक्शन होता है। उस प्रोडक्शन की भी खपत इसी तरह के बड़े मेले में होती है, या तो बाजार होगा या तो घर में लोग इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो गंगा एक्सप्रेसवे काशी तक चला जाएगा और विंध्य एक्सप्रेसवे होगा, ये एक तरह से कहें कि पूरा सर्किट बदल जाएगा। अब ये जो मोटा कहें तो ये शुरू होगा, कहां तक जाएगा, विंध्य एक्सप्रेसवे एक तो गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा क्या होगा, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र, ये सब के सब एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। अच्छा, मैं एक बात बार बार कहता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश इसलिए हमेशा बेहतर रहा, कोई भी सरकार में। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव या मायावती की सरकार में वो रुका, गति कम रही होगी। मायावती ने भी बहुत से एक्सप्रेसवे बनाए, शुरुआत उन्होंने की थी और बहुत सी, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसको नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हैं। तो अब स्थिति ये है कि दिल्ली से आप चलते हैं और बिहार पहुंचते हैं तो एक्सप्रेसवे आपको उतरने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब क्या है कि जो एक्सप्रेसवे यहाँ उत्तर प्रदेश में 100-200 किलोमीटर पे थे, ये सब जब पूरा हो जाएगा तो 60 से 70 किलोमीटर से फैल जाएगा। ये वाराणसी तक जाएगा, लिंक एक्सप्रेसवे द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ेगा, यानी गंगा जुड़ गया, बुंदेलखंड जुड़ गया, विंध्य नया बनेगा और उसके साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब जरा सोचिए, 2019 की कैबिनेट की बैठक यहीं हुई थी तो क्या हुआ, तब गंगा एक्सप्रेसवे का ऐलान हुआ। अभी गंगा एक्सप्रेसवे पूरा बन नहीं पाया, लेकिन तब गंगा एक्सप्रेसवे का ऐलान हुआ था कि भाई जिनको मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना है उनको और कहीं जाना नहीं, सीधे वहीं से चले आए। अब वो करीब 65-70% काम हुआ है। हो जाता पूरा तो बहुत अच्छा था, लेकिन बन नहीं पाया अभी, ठीक है। तो वो बन जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन अब 31 के कुंभ की तैयारी है, यानी 6 साल बाद, पहले अर्धकुंभ कहते थे, अब कुंभ महाकुंभ कहते हैं। अब जरा सोचिए, ये जो पूरा जुड़ेगा तो आपका पश्चिमांचल हो गया, मध्यांचल हो गया, पूर्वांचल हो गया, बुंदेलखंड हो गया, इन सब के एक्सप्रेसवे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब जब कनेक्ट होगा तो उसका लाभ किसको मिलेगा, एक तो रोज आने जाने वालों को मिलेगा, जो उद्योग धंधे लगेंगे उसको मिलेगा, और जो सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो कुछ स्थायी चीजें बन जाती। जैसे मैं जहां बैठा हूं, ये दशाश्वमेध घाट, ये पक्का स्थायी बन गया, तो ऐसे ही स्थायी निर्माण हो रहे हैं। अब ये जो सोनभद्र में NH39 वहां जाके ये खत्म होगा, वहां जाके रुकेगा, और विंध्य एक्सप्रेस वे को एक तरह से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं ठीक होगा, इससे जो जुड़ाव होगा वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और
झारखंड, इनके लिए भी वो बेहतर हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उनसे भी ये कनेक्टिविटी। जो विंध्य एक्सप्रेसवे है ये चंदौली से शुरू होगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां जाता है, अभी गाजीपुर जाता है ना, तो वहां जाकर वो जुड़ जाएगा, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब आप समझिए, यहाँ जहां मैं बैठा हुआ हूं तो जो लोग प्रयाग के हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं है उनके लिए भी अब ये मेला संगम से लेकर और दूसरे छोर पर, यानी जो लखनऊ से आने वाले हैं वहां जाएगा। अब इसके बीच में एक और नया पुल है, सलोरी एक मोहल्ला है यहाँ, तो उसके लिए रेलवे ओवरब्रिज पहले बन चुका है, आरओबी जिसको कहते हैं, बड़ी शानदार आरओबी बन गए हैं। मतलब अब शहर में रेलवे क्रॉसिंग के लिए आपको रुकना नहीं है, वो आरओबी पार करके आप सलोरी जाते हैं। अब सलोरी से आगे जो गंगा का पाट है ना, बहुत बड़ा है, कछार जिसको कहते हैं ना, तो आमतौर पे तरबूज खरबूज की खेती होती रहती है, नाविक मल्लाह कुछ करते हैं, कुछ और सब्जियां उगा लेते हैं। अब वो सलोरी से हेता पट्टी तक, यानी एक तरह से ये जो शास्त्री ब्रिज है ये आपको वाराणसी की तरफ ले जाता है। लखनऊ के लिए चंद्रशेखर आजाद सेतु है, उसके बगल में एक जो 6 लेन का, अभी तो स्टील का बनाया उन्होंने कुंभ के लिए, वो बनना था, काम में देरी हुई, ये भी जान लीजिए आप, वो हो जाना चाहिए था, तैयार होना चाहिए था, तो वो भी जल्दी से जल्दी होगा। लेकिन 31 के पहले ये सलोरी से हेता पट्टी वाला भी एक नया पुल बन जाएगा। अब आप सोचिए उन गांवों के लोगों को जिनको घूमकर उधर से ही आना है, सोराव, सहसो, मतलब एक तरफ फूलपुर, वो सब लोग, उनके लिए एक और विकल्प हो गया। चाहे तो इधर से घूम के आए वो झूसी की तरफ से, चाहे तो उधर से घूम के आओ, बीच का एक और रास्ता मिल जाएगा। अब उसके हिसाब से देखें तो 2 पुल यहाँ और नए मिल जाएंगे, यानी प्रयागराज के लोगों को 2 पुल और मिलेंगे। तो प्रयागराज को मिलने का मतलब ये हुआ, चूंकि बड़ा सेंटर है, तो जौनपुर, फिर आगे आजमगढ़ गाजीपुर से जो लोग इधर आ रहे हैं, चंदौली सोनभद्र वाले जो इधर आते हैं, पूरा का पूरा भदोही के लोग जो इधर आते हैं बनारस लोग, उनके लिए ये हो जाएगा। अब एक और जो अच्छी चीज हुई है और जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रयागराज चित्रकूट आर्थिक विकास क्षेत्र, जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं, तो प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट जोन बनेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन। दूसरा कौन सा बनेगा? दूसरा आपका बनेगा वाराणसी विंध्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन। ये दोनों जो बड़े सेंटर हैं उसके लिहाज से ये आर्थिक विकास के केंद्र बनेंगे और वो बना दिया जाएगा। ये जो चंदौली से गाजीपुर वाला है 100 किलोमीटर का ये बनेगा, ये जो विंध्य एक्सप्रेसवे होगा, जो लिंक होगा। अब ये सोचिए प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, बजट 16-17 का रहा होगा, या मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा बजट। उस बजट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक काम कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो आत्मनिर्भर होंगी, तो उसके लिए वो बॉन्ड वो अपना जारी कर सकते हैं, यानी पैसे उगा सकते हैं, पैसे अपने वो लेकर तैयार करके कि भाई आपने कहा कि हमारी ये स्थिति है, एक नगर निगम का बॉन्ड होगा, जैसे सरकार का बॉन्ड होता है, कंपनी का बॉन्ड होता है, वैसे ही नगर निगम का बॉन्ड होगा, यानी धीरे धीरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिपेंडेंट होगी। तो प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, अब पहले जो है गाजियाबाद और लखनऊ, इन दोनों नगर निगम के बॉन्ड पहले आ चुके, 50-50 करोड़। एक एरो स्पेस की तैयारी है, ये एरो स्पेस बनेगा तो लगभग 50,000 करोड़ का निवेश होगा, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ का निवेश होगा जो एरो स्पेस बनेगा। अब एक यहाँ नए कानून के तहत बनेगा अभियोजन निदेशालय, वो तैयार होगा। अशोक लीलैंड यहाँ अपनी लगाएगी कंपनी, उनको सरकार सब्सिडी देगी 100 करोड़ से। जो छोटे जिले होते हैं, वैसे तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना ही बनाना है, छोटे जिले हैं उनमें 3, हाथरस, बागपत और कासगंज, इन तीनों में पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनेंगे। अब वो तो आप जानते ही हैं कि भाई जो स्मार्टफोन देने वाली पॉलिसी है वो तो लागू होगी ही होगी, और ये जो एरो स्पेस वाला कारोबार है उससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अब ये इसमें भी वही लिखा हुआ है जो मैं बता चुका हूं कि गंगा पर सलोरी से हेता पट्टी जाएगा तो जौनपुर गोरखपुर जनपद की राह आसान हो जाएगी। ये देखिए, ये कल के मंत्रिपरिषद की बैठक का है, और ये यहाँ जो है, और हर जिले में अभियोजन निदेशालय बन जाएगा। अब ये देखिए जरा, 3 एक्सप्रेसवे से जुड़ जाने पर संगम नगरी का तेजी से विकास होगा, विकास भी होगा और बेहतर होगा। 8 जिलों के साथ, 8 जनपदों के साथ
कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, चूंकि ये देखिए ये बता रहे हैं कि शास्त्री पुल पर, ये सब आंकड़े हैं, शास्त्री पुल पर वैसे सामान्य दिनों में 15,000 के करीब वाहन आते हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान औसत 30 से 31,000 वाहन आ रहे हैं। तो दोनों तरफ ट्रक और मुश्किल होती चली जा रही है, इसलिए ये बड़ा जरूरी हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है, अच्छा फाफा मऊ वाला जो 6 लेन वाला पुल है 2000 करोड़ रुपए वाला, ये इस वर्ष जुलाई या अगस्त तक तैयार होने वाला है। हालांकि लगभग 1 वर्ष की देरी हो जाएगी। पहले कहा गया था 23 के अंत में आ जाएगा, फिर कहा गया था कि 24 की शुरुआत में, फिर 24 जुलाई, फिर 24 दिसंबर, फिर तो खैर वो छोड़ ही दिया इन्होंने। तो मोटा मोटा ये सारे रास्ते, ये सारी चीजें और इसके साथ जो डेवलपमेंट का काम है वो आपको ये सारी चीजें बताता है। अब देखिए ये 1390 करोड़ की धनराशि से गंगा और यमुना पर पुल है, 3 किलोमीटर गंगा पर बनेगा, 4 लेन का पुल रहेगा, 890 करोड़ रुपया लगे, 101 किलोमीटर का अप्रोच हो, ये सारी चीजें। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मकर संक्रांति के दिन जो प्रयागराज का एयरपोर्ट है बमरौली वाला, 38 उड़ानें थी। अभी मैं आज जब ये पेपर हाथ में लिए हूँ, आज जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे 23 जनवरी को, तो 29 जनवरी से मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई के लिए भी उड़ान शुरू हो जाएगी। अब देखिए 2 टैक्सी वे यहाँ के एयरपोर्ट पर शुरू हो गए हैं, 15 विमानों की पार्किंग हो सकती है, हैंगर फैसिलिटी है, 180 यात्री प्रति घंटे, यानी 1000 यात्री प्रति घंटे यहाँ के टर्मिनल बैठ सकेंगे। यानी अगर आप उसको एक दिन के लिहाज से देखें तो प्रतिदिन 24,000 यात्रियों के टर्मिनल में बैठने की क्षमता है। ये बहुत बड़ी क्षमता है, देश के बड़े एयरपोर्ट के जैसी है। तो एक तरह से कहें कि जिसको कहते हैं ना, और अगर व्यस्त समय है, पीक टाइम है, तो 1620 के एवरेज तक वो कंट्रोल कर सकते हैं। जो टर्मिनल है वो 8,500। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, अक्सर ये चर्चा होती है और ये बात होती है, और मैं बार बार कहता रहा, मैं अयोध्या के संदर्भ में कहता था, लेकिन ये हर जगह के संदर्भ में, अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिसारण्य, चित्रकूट और उसके अलावा अलग अलग जगहों, ये जो हमारा स्वतः जो अपने आप आता है ना, स्वाभाविक, सहज, इसमें कुछ करना नहीं, और ये गतिविधि अपने आप लोगों को रोजगार देती है। और मैंने बताया ना, मतलब मेले जैसा जो रोजगार होता है, ऐसा रोजगार कहीं और नहीं होता। सब खुश होकर करते हैं, किसी को कुछ मिलेगा, कोई घी का दिया जलाएगा, कोई अगरबत्ती जलवाएगा, कोई लज्जा घर में ड्यूटी कर रहा है, कोई यहाँ फोटो खिंचा के दे रहा है, कोई यहाँ बाजा बजा के चला जा रहा है, कोई माला बेच देगा, कोई दूध लेकर आएगा, कोई पुजारी हैं, पंडा हैं तो सिर्फ टीका लगाएंगे, और कोई किसी पर कोई दबाव नहीं डालता, सब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आते हैं। बाकी जो खाने पीने का कारोबार है दूसरा, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन विकास इसके इर्द गिर्द कैसे होता है ये आपको समझना चाहिए। और दोबारा आपको कोई कहे कि मंदिर से, कुंभ से, ऐसे धार्मिक आयोजनों से, मेलों से क्या मिलता है, उसको ये बता दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया बहती रहे, ऐसे कृपा बनी रहे, तभी ये सब हो पाएगा। प्रयागराज का और कोई अस्तित्व है ही नहीं, बाकी सब उसके बाद है। गंगा यहाँ है, ये सबसे बड़ा अस्तित्व है। काशी भी यही है, सारे यही है, तो उन सब के मूल में गंगा ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।